गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। देखिएगा, इसमें पहले अपन ने बादलों के प्रकार पढ़ लिए थे 2, और तीसरा बादल का प्रकार है स्तरीय बादल। कौन सा है? स्तरीय बादल। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था तितरीय बादल, दूसरा है कपासीय था पुंज बादल पढ़ा था। अब आता है स्तरीय बादल। देखिएगा स्तरीय बादल में होता है क्या है। देखिए ये बादल निम्न ऊंचाई पर बनते हैं। ये बादल निम्न ऊंचाई पर बनते हैं। इन बादलों का निर्माण कई परतों के रूप में होता है। इन बादलों का निर्माण कई परतों के रूप में होता है। जब दो विपरीत प्रभाव वाली या विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ, कौन सी है? वायु राशियाँ आपस में टकराती हैं। वायु राशियाँ आपस में टकराती है तो इन बादलों का निर्माण होता है। क्या है? तो इन बादलों का निर्माण होता है तथा इन्हीं बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बादलों से वर्षा होती है? तो वो बादल कौन से हैं? स्तरीय बादल। क्लियर? फिर देखिएगा यहाँ पे बादल अथवा कोहरे में अंतर। बादल अथवा कोहरे में अंतर कि बादल में कोहरे में क्या क्या अंतर होता है। देखिएगा बादल में इनका निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है। बादलों का निर्माण कहाँ होता है? अधिक ऊंचाई पर होता है। जबकि कोहरे का निर्माण धरातल के संपर्क में आने वाली वायु राशि में कोहरे का निर्माण होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है बादल में बादलों से वर्षा होती है जबकि कोहरे से वर्षा नहीं होती। फिर बादल में आता है अपना तीसरा पॉइंट, जल कणों की मोटाई अधिक होती है। बादलों में क्या होती है? जल कणों की मोटाई अधिक होती है जबकि कोहरे में जल कणों की मोटाई बहुत ही कम सूक्ष्म मानी जाती है। फिर है बादलों का निर्माण संघनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। बादलों का निर्माण संघनन प्रक्रिया के द्वारा होता है जबकि कोहरे का निर्माण कभी कभी जलराशियों के शामिल होने से, कभी कभी दो जलराशियों के शामिल होने से कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बादलों का फसलों पर प्रभाव। बादलों का फसलों पर प्रभाव देखिएगा, इसमें सर्दियों में मावठ के पश्चात कुछ समय तक बादल छाए रहते हैं, तब फसलों पर रोगों का प्रकोप अधिक होता है। फसलों को पकते समय, ये भी इम्पोर्टेंट है, फसलों को पकते समय अगर बादल छाए रहते हैं तो उनके पकने की अवधि बढ़ जाती है। उनका जो मैच्योरिटी जो टाइम होता है, पकाव टाइम, वो लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण दानों में नमी की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे फसलों की जो भंडारण क्षमता है उस भंडारण क्षमता में क्या आती है? दिक्कत आती है, परेशानी आती है। फिर है बुआई के समय बादल छाए रहते हैं तो फसलों का अंकुरण नहीं हो पाता, क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर होना आवश्यक होता है। क्लियर? अब आता है अपना टॉपिक प्रतिकूल मौसम कि मौसम की विपरीत दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने ओलावृष्टि सुना होगा, अनावृष्टि सुना होगा, आंधी आना, तूफान आना, लू चलना, ये सारी की सारी क्या जो दिशाएं होती है वो क्या होती है? प्रतिकूल मौसम कहलाता है। देखिएगा इसमें परिभाषा इसकी, वायुमंडल से चलने वाली गर्मियों में तेज हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती है। जबकि इसके अलावा अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पाला पड़ना आदि प्रतिकूल मौसम के कारक होते हैं। और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अतिवृष्टि की। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। तो इसमें देखिएगा परिभाषा, जब आवश्यकता से अधिक बहुत मात्रा में वर्षा होती है जिससे बाढ़ आने का खतरा हो जाता है तो वह अतिवर्षा कहलाती है।
तो वह क्या कहलाती है, अतिवर्षा कहलाती है। क्लियर। टॉपिक है अतिवर्षा का फसलों पर प्रभाव, कि अतिवर्षा से फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा इसमें, जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक पानी रुका रहता है, जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक पानी रुका रहता है, तो उन क्षेत्रों की मृदा में वायु संचरण नहीं हो पाता, वायु संचरण नहीं हो पाता, जिससे उस क्षेत्र में बोई गई फसल की पत्तियां, पीली पड़कर झड़ने लग जाती है, एवं पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्लियर। देखिएगा इसमें, बाजरा, मक्का, ज्वार, उड़द आदि फसलों को अतिवृष्टि से सर्वाधिक नुकसान होता है। फिर देखिएगा आगे, जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है, वहाँ के मृदा तापमान में कमी आ जाती है, जो सॉइल टेम्परेचर है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है, जिससे मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु क्रियाशील नहीं रह पाते, जिससे क्या नहीं होंगे, जो मृदा में जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु है वो अपनी क्रियाशीलता नहीं दर्शा पाते। ठीक है। अब अपने टॉपिक है इसी में, अतिवृष्टि से बचाव के उपाय। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अतिवृष्टि से बचाव का उपाय का जल निकास। क्या करना, जल निकास। तो देखिएगा, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक पानी भरा रहता है वहाँ पर जल निकास की सुविधा करनी चाहिए। फिर है, इसके अलावा अतिवृष्टि सहनशील फसलों को उगाना चाहिए, जैसे धान, गन्ना, जूट आदि, क्योंकि इनको सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। फिर आगे है, जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है वहाँ जुताई कर कार्बनिक पदार्थ डालने चाहिए। क्या करने चाहिए, कार्बनिक पदार्थ डालने चाहिए, जैसे गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। अब अपने टॉपिक है, अतिवृष्टि कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है इसका प्रतिकूल प्रभाव में, प्रतिकूल मौसम का दूसरा पॉइंट है अनावृष्टि। कौन सा है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कि या तो वर्षा का न होना या बहुत ही कम होना, वो क्या कहलाता है, अनावृष्टि। तो देखिएगा, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं होती, उन क्षेत्रों में फसल बोना संभव नहीं हो पाता, तो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। क्लियर। देखिएगा अब तो इसी में अनावृष्टि का फसलों पर प्रभाव, कि अनावृष्टि का फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें है, फसलों की बुआई नहीं की जा सकती। क्लियर। अगर बीजों की बुआई कर दी जाए तो उन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। तीसरा है, बीजों की बुआई कर दी, बीज अंकुरित हो गए, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है तो फसल क्या हो जाएगी, खड़ी की खड़ी सूखने लग जाती है। ठीक है। अब है अनावृष्टि से बचाव के उपाय। टॉपिक क्या है, अनावृष्टि से बचाव के उपाय। तो देखिएगा इसमें, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती या बहुत कम मात्रा में होती है, तो वहाँ कम अवधि में पकने वाली फसलों की किस्मों को उगाना चाहिए, जैसे बाजरे की HHB 67, फिर है ICMH 79 व 39, फिर है गंवार की है मरु गंवार व RGC 936। ये गंवार वाली को इम्पोर्टेंट कर लेना। गंवार की कौन सी शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं, तो वो होती है RGC 936 में मरु गंवार। ठीक है। मरु से नाम का प्रतीत हो रहा है कि मरु क्या है, मरुस्थल ये। फिर आगे है
1003, RGC 1003। फिर ज्वार की है CSH स्पष्ट, ज्वार की कौन सी है CSH स्पष्ट एवं 5, CSH स्पष्ट एवं 5। तथा तिल की होती है RT 46, तिल की कौन सी है RT 46 व RT 127, तिल की RT 46 व RT 127। फिर है मोट की RMO 40 व RMO 257, मोट की है RMO 40 व RMO 257। अब आता है अगला, इसी में फसलों की कटाई के तुरंत पश्चात खेतों में जुताई करके क्या करना चाहिए, पाटा लगा देना चाहिए। फसल की कटाई करने के तुरंत पश्चात क्या करेंगे, जुताई कर देंगे और जुताई करके पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने से क्या होगा कि जो मृदा में जो नमी है वो वैसी की वैसी संरक्षित रहेगी, क्योंकि पाटा लगाने से जो रंध्र अवकाश है मृदा में पाए जाने वाले जो रंध्र अवकाश है सॉइल पोर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिससे प्रकाश की किरणें मृदा धरातल के अंदर की ओर नहीं जा पाती। क्लियर। फिर इसी में अगला है फसलों की बुआई वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। फसलों की बुआई वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। मृदा में नमी को बढ़ाने के लिए, मृदा में नमी को बढ़ाने के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग, कार्बनिक खादों का प्रयोग व पलवार का प्रयोग करना चाहिए। कार्बनिक खादों का प्रयोग व पलवार का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे है जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ बीज दर सामान्य से 15 से 20% अधिक, वहाँ बीज दर होती है जो सामान्य से 15 से 20% अधिक ली जाती है। तथा पौधों की संख्या कम रखनी चाहिए, ठीक है। तथा इसके साथ मिश्रित फसलों को बोना चाहिए। क्या करनी चाहिए, मिश्रित फसल की खेती करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके अनावृष्टि से बचाव के उपाय हो गए। अब आता है इसी में असमय पर वर्षा। अगला पॉइंट कौन सा है, असमय पर वर्षा। देखो, वर्षा की आवश्यकता न होने पर भी वर्षा का हो जाना, वर्षा की आवश्यकता न होने पर भी वर्षा का हो जाना असमय वर्षा कहलाता है। फिर है असमय वर्षा का फसलों पर प्रभाव, कि असमय पर वर्षा हो रही है तो उस समय फसलों पर क्या क्या प्रभाव होता है। तो इसमें देखिएगा, बुआई के तुरंत बाद वर्षा होने पर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। बुआई के तुरंत बाद वर्षा नहीं होने पर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। क्लियर। अगला इसी में फसलों में निरंतर वर्षा होते रहने से, फसलों में निरंतर वर्षा होते रहने से निराई गुड़ाई की क्रिया नहीं की जा सकती, निराई गुड़ाई की क्रिया नहीं की जा सकती, जिस कारण पौधे कमज़ोर व रोगग्रस्त हो जाते हैं। पौधे क्या होंगे, कमज़ोर व रोगग्रस्त हो जाते हैं। फिर आगे है देखिएगा, तेज़ हवाओं के साथ वर्षा होने से फसलें गिरने लग जाती हैं। क्या होती है, फसल गिरने लग जाती है। फिर है दलहनी फसलों में फूल आते समय वर्षा होती है। दलहनी फसलों में फूल आते समय वर्षा होती है तो फसलों के पुष्प क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। फसलों के क्या आते हैं, जो पुष्प है वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है, जिससे उत्पादन में कमी होती है। क्लियर। पांचवा है फिर फसलों की कटाई मंडाई व ओसाई के समय वर्षा होने पर चारे की बीज व चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मतलब बीज भी खराब हो जाता है तो चारा भी खराब हो जाता है।
फिर अपने अगला पॉइंट है इसमें असमय वर्षा से बचाव के उपाय। टॉपिक क्या है? असमय वर्षा से बचाव के उपाय। इसमें देखिएगा पॉइंट क्या है, वर्षा होने के पश्चात उस खेत में बनी पपड़ी को क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। वर्षा होने के पश्चात उस खेत में बनी पपड़ी को तोड़ देना चाहिए। फिर है जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। फिर फसलों की मंडाई के समय तिरपाल रखना चाहिए। फसलों की मंडाई के समय क्या रखना चाहिए? तिरपाल रखना चाहिए, जिससे क्या होगी, अगर वर्षा आती हुई दिखाई दे तो उस वक्त अपन तिरपाल से उस पेड़ को अपन आराम से ढक सकते हैं। फिर है टॉपिक अब ओलावृष्टि। क्या है? ओलावृष्टि। तो देखिएगा, जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कणों का तापक्रम, जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कणों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कणों का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो जलवाष्प कण बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, तो जलवाष्प कण बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनकर धरातल पर गिरने लग जाते हैं। इन कणों का व्यास 5 से 50 mm तक होता है। ओलावृष्टि कणों का व्यास कितना होता है? 5 से 50 mm तक माना जाता है। क्लियर? अब आता है अपने ओलावृष्टि का फसलों पर प्रभाव, कि ओलावृष्टि का फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिएगा, ओले गिरने से फसलों की बालियां, फूल, फल व पौधों की टहनियाँ क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। बाली, फूल, फल, पौधे की टहनियाँ टूट जाती हैं। दूसरा है ओलावृष्टि से सर्वाधिक नुकसान रबी ऋतु में। ओलावृष्टि से सर्वाधिक नुकसान रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को होता है। रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को होता है। इसके अलावा फल वृक्षों को भी नुकसान होता है। क्लियर? इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे कि ओलावृष्टि से बचाव के उपाय, तो उसका अध्ययन करेंगे कल।